नमस्कार, मैं हूं अफजल और आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। और मेरे साथ मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के नेता संजय जी। आज हम संजय जी से बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके और रोज़गार को लेके, क्योंकि मैं भी बेरोज़गार हूं, बेरोज़गार पत्रकार है, तभी मैंने रोज़गार नाम लिया है। और आपका 2023-24 के बजट के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि युवा नेता हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, क्या युवाओं के लिए क्या है, आने वाला जो चुनाव 2024 का है इसमें सरकार के क्या मुद्दे रहेंगे और विपक्ष के क्या मुद्दे रहेंगे। तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ हिंदी पे। मैं इस्तकबाल करता हूं आपका। मेरा नाम संजय खान है और मैं समाजवादी पार्टी में यूथ विंग का जिला अध्यक्ष हूं और हमारी माता जी जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ पूरनपुर से। बात कर रहे हैं आप लोकसभा चुनाव की, बेरोजगारी की या और भी अन्य मुद्दे हैं, उन सब पर बात कर रहे हैं। तो आपको बताऊं कि अगर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में और बिलखुसूस हमारे प्रदेश में किस तरह से युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप देखिए कि जब 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर आए थे हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो कहाँ हैं 2 करोड़ रोजगार। अगर आज 10 सालें होने जा रही हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, उसके हिसाब से अगर देखें तो देश में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि अभी तक 0/0 सन्नाटा है। बेरोजगार किस तरह से घूम रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान आपने देखा होगा कि पुलिस की नौकरी है या अन्य किसी भी विभागों में नौकरियां हैं। नौजवान रनिंग लगाता है, अपनी जो सिविल तैयारी करते हैं वो बहुत पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं उनकी आंखें वीक भी हो जाती हैं, चश्मा भी लगाने पड़ जाता है। ऐसे हालातों में भी जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, वो रेस लगाते लगाते उनकी एजें निकल गई हैं और अभी तक उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिला। जो सिविल नौकरियों में बच्चे जाना चाहते हैं, पढ़ते पढ़ते उनकी हालत ख़राब हो गई, वो कमज़ोर हो गए, आंखों से वीक हो गए, पर जहाँ थे वहीं हैं, उन्हें भी कहीं पर रोज़गार नहीं दिया है। बात अभी आप कर रहे थे बजट की, तो बजट आपने देखिए कैसा आया है। आप महंगाई देख लीजिए, ये खाने पीने वाली चीज़ें जैसी हैं, आप खाने पीने वाली चीज़ों पर जीएसटी लगा देंगे तो मैं समझता हूँ जो हमारा जो मज़दूर तबका है, जो किसान तबका है, वो तो बदहाल हो जाएगा और बदहाल है। आप देखिए कि जो लहसुन देखिए आप 425 रुपये प्रति किलो। अरे किसी ने सोचा होगा? अब खाने वाले लहसुन तो खाएंगे ही। अब लहसुन खा रहे हैं तो किस तरह से वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं। और शिक्षा की बात आई है, 1 मिनट रुकिए, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूँ। जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन अपने देश में सबसे अहम मुद्दा है जी। क्योंकि जब तक क्षेत्र और हमारा राज्य या देश एजुकेशन में आगे नहीं होगा तब तक हम अपनी मांग नहीं कर सकते। मैं एजुकेशन सबसे महंगी लग रही है आज के वक्त में, उस पर भी जीएसटी है। बिल्कुल ठीक है। देखिए जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो हाईएस्ट हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग जब वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर जीएसटी की मार है। बिल्कुल। अब आ जाइए गरीब तबके की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सपना देखा कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा, घर में एक नौकरी लेकर आएगा, एक खुशहाली लेकर आएगा। तो आप दूर मत जाइएगा, आप पूरनपुर में बैठे हैं, सरजमीने पूरनपुर में बैठे हैं, पूरनपुर की बहुत बड़ी ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात में बैठे हुए हैं। बहुत दूर नहीं, बगल में जाइए आप। हमारा जो सीओ ऑफिस है, पुलिस क्षेत्राधिकारी ऑफिस है, उसके बगल में एक प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती स्कूल है। आप वहाँ जाइएगा ज़रूर। जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा से मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती में 428 बच्चे और उनको शिक्षा दे रहा है सिर्फ एक टीचर। मैं आपसे सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यूपी गवर्नमेंट ये कर रही है। यूपी गवर्नमेंट में आप देखिए ना कि एक टीचर और 428 बच्चों को शिक्षा कैसे देगा, आप बताइए। आप लोग क्षेत्र के नेता हैं, आप क्यों नहीं मांग करते भाई? विपक्ष में, यूपी में विपक्ष समाजवादी सबसे मजबूत है आज के वक्त में, आप क्यों नहीं मांग करते? मांग कीजिए सरकार से। हम सीओ ऑफिस के पास हम आपको पुराने फोटोग्राफ दिखाते हैं, जो हमने ज्ञापन दिए हैं प्रशासन को, वो दिखाते हैं। तो हमने एक आरटीआई डाली कि ऐसा क्यों कि जो है हम 428 बच्चों पर एक टीचर। तो मैंने पूरी तहसील की एक आरटीआई डाली, तो वहाँ नज़र आया कि 11 बच्चों पे कहीं 4 टीचर भी हैं और 428 बच्चों पे एक टीचर भी है। तो समझ में पता क्या आया बाद में कि जहां 11 बच्चों पे 4 टीचर हैं, उस उनके अब वो अपने सोर्सों से जो है वहाँ पर पहले से ही शिफ्ट हैं, वो आना नहीं चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं देखने को मिलता है कि जो ये 428 बच्चे हैं, कोई फल फ्रूट के ठेले पर खड़ा है, तो कोई होटल पे खड़ा है, मतलब कोई खेल के मैदान में कोई गिल्ली बल्ला खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है। सिर्फ नहीं, जब उनको देखने वाला कोई नहीं है, कहीं भी जब कोई देखने वाला, मैं उस टीचर को भी शाबाशी देना चाहता हूं कि वो एक टीचर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत बच्चों को रोकने का प्रयास करता है। पर मैं नहीं समझता कि ऐसा पॉसिबल हो कि एक टीचर 428 बच्चों को शिक्षा दे सके। तो शिक्षा का स्तर ये है हमारे यहाँ। शिक्षक, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। देखिए, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये इन लोगों से मुकाबला कैसे किया जाए, तो उन लोगों ने हमारे लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया। जब शिक्षा से हमारे लोग दूर हो गए तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपनी गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ लिया। अब हम जकड़े हुए थे, हमें शिक्षित थे नहीं हम, तो हम गुलाम रहे। जब हमारे क्रांतिकारी लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, अपनी जानों की कुर्बानी दी, उसके बाद जो है हमारा देश, ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ। पर हमारे लोग जो हैं वो शिक्षा को महत्व दिया उस वक्त। पर आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अंग्रेजों से कम नहीं है। ये भी चाहती है कि हमसे कोई सवाल करने वाला पैदा ना हो जाए। नहीं, यहाँ पे देखिए, मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो इसमें अंग्रेजों का कहाँ से झलक आ गई कि अंग्रेज तो जो थे वो इंडियन लोगों से मजदूरी और बड़ा तरीके से काम कराया करते थे, लेकिन मोदी जी का तो नारा है भाई सबका साथ सबका विकास, हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब साथ साथ हैं। तो इस नारे को वो लोग कितना फॉलो कर रहे हैं बीजेपी के लोग? मैं आपको सबका साथ और सबके विकास वाली भी बात अभी आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को अंग्रेज नहीं कह रहा हूँ, मैं अंग्रेजों जैसा कह रहा हूँ। मैंने उनको अंग्रेज नहीं कहा है ना, अंग्रेज जैसे हैं, मतलब नीति जैसे अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ किया था, वैसे ही आज ये हिंदुस्तान की आवाम के साथ कर रहे हैं। आप जब शिक्षा की आपने शुरू में बात की थी, तो शिक्षा का स्तर मैंने बताया है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में शिक्षा का स्तर ये है कि एक टीचर पे 428 बच्चे हैं। तो शिक्षा का स्तर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहाँ तक है, कितना तेज चल रहा है हमारा शिक्षा का स्तर। अब रही बात सबका साथ सबका विकास, देखिए, मैं सभी धर्मों का मान सम्मान करता हूं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने, हमारे संतों ने ये बताया है कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसका और उसके धर्म का सम्मान करना आप पर फर्ज है। आप उनका सम्मान करिए। दोहरी नीति चल रही है हमारे देश में, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर उनको ऐतराज क्यों होता? आप आज जो बुलडोजर चल रहा है वो एक समान है क्या? आप बता दें, कह दें समान है, या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता मेरे सामने आकर बैठ, मतलब कहने का मकसद क्या है कि मुसलमान को टारगेट किया? मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, 2024 का है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं बताने के लिए। ना तो उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया, ना ही तो किसानों की आय दोगुनी की। बॉर्डर पे आज के ही दिन बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, उनके लिए कील बताते हैं कि वीडियो आई है सोशल मीडिया के जरिए, मैंने भी देख लिया है कि कीलें लगा दी गई, पानी भर दिया गया है, बाउंड्री कर दी गई है कि किसान दिल्ली के अंदर ना घुस पाएं।
तो किसानों का ऐसा क्या सरकार ने मांग पूरी नहीं कर रहा है जो किसान डटे हुए हैं? पहले भी किसान काफ़ी मर चुके हैं। आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज पर रखना चाहती है कि हम लोग सिर्फ इनके 5 किलो, इन्होंने जो हमारे समाज में, मैं कहता हूं जो हमारा एक समाज है, समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है और वो हमारा एक समान है। उस समाज में इन्होंने क्या किया है कि एक लालच पैदा कर दी लोगों के अंदर, पर हमारे लोगों के अभी समझ में नहीं आ रहा, आएगा और जब आएगा तो कहीं ना कहीं पछताएंगे। सिर्फ चने और दाल पर रखा है। एक ने कहा है कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, किसी ने कहा है कि तेरी मोहब्बत में हो गए थे फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल और चना। तो हमें सिर्फ इस पे ही रखा हुआ है कि सिर्फ आटा दे दिया, दाल दे दी, चना दे दिया। अगर हम अभी रोजगार की बात करें, वो राम मंदिर की बात करते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, वो ज्ञान वापी की बात करते हैं। आप देखिए देश में मुद्दे जो है हमारे देश में जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम क्यों होती है, क्या वजह होती है? जनता क्यों नहीं मांग करती है भाई? जनता समझदार है, नेता समझदार है, विपक्ष समझदार है। जनता और किसान कैसे मांग करे? दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए उनके लिए कीले लगा दी, पानी के टैंकर लगा दिए, उन्हें दिल्ली बॉर्डर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। अब है क्या, जो है सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी, वो कान जो है ना, एक कान ऐसे पकड़ा जाता है, ये घुमाकर कान पकड़ती है। सिर्फ और सिर्फ किसानों के खातों में 2000 रुपये डाल देती है। किसान कहीं ना कहीं समझते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, और जो समर्थन मूल्य रखती है उससे 500 रुपये सस्ता बिकता है गेहूं या धान। अभी 2200-2300 रुपये समर्थन मूल्य हो, और किसानों का जो अनाज होता है वो 1700-1800-1900 ही तक बिकता है। अरे जो समर्थन मूल्य रखा उसके आधार पर रखिए, हमें नहीं चाहिए आपके 2000 रुपये। अगर किसान परेशान नहीं है देश का, अगर मजदूर परेशान नहीं है देश का, तो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहा है? आज तक तो मैंने नहीं देखा इतनी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस सरकार में जितना विरोध हुआ सरकार का, सत्ता का, ऐसी किसी पार्टी की सरकार रही हो इतना तो कभी वो नहीं रहा। हमारी पार्टी देखिए आप, समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश को खुशहाली दी, इस प्रदेश के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की। आप देखिए जो हम लोगों ने किया, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो किया है, उसकी बनाई हुई चीज़ों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की दी हुई चीज़ों का मेंटेनेंस पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। अगर उसका आपको सबूत चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। अभी आप सी ऑफिस के बगल में चले जाइए, एक ग्राम समाज की छोटी सी जगह पड़ी हुई है, उसमें देख लीजिए कितनी एम्बुलेंस 102 108 पड़ी हुई हैं, ऐसे ही सड़ रही हैं, उनका मेंटेनेंस ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ गया है, अगर बुरा ना माने आप, तो मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती है? ज्ञानवापी का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, या कोई मार दिया जाता मुस्लिम कहीं पे, या बहुत से ऐसे मुद्दे हैं मुसलमानों को लेके कि कोई भी पार्टी उनके लिए बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। तो फिर मुस्लिम समाजवादी के झंडे के नीचे क्यों रहता है? आपसे किसने कह दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं रहती? ये मेरा नहीं है, ये मेरा कहने का मकसद नहीं है, ये जनता का कहना है, ये जनता लोगों का कहना है कि मीडिया में आप देखिए कि समाजवादी पार्टी जनता मुस्लिम के साथ नहीं खड़ी है। देखिए अफजल जी, जनता नहीं कह रही है, जो समाजवादी पार्टी के मुखालिफ हैं, जो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं, समाजवादी विचारधारा से नफरत करते हैं। एक समाजवादी विचारधारा आप देखिए कि समाजवादी विचारधारा क्या है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सम्मान मिलता है। हमारे यूथ विंग के जो अध्यक्ष हैं वो अनीस राजा जी हैं, समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है। अभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 में, 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आप देखिए कितने मंत्री, कितने कैबिनेट मंत्री, कितने राज्य मंत्री मुसलमानों के थे। तो कहाँ भेदभाव कर रही है? अगर भेदभाव करती तो मुसलमान समाजवादी पार्टी को क्यों वोट देता? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब आप ये कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए करती है, समाजवादी पार्टी समाज के लिए करती है, और समाजवादी पार्टी हमें इज्जत देती है। इसलिए
हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि लोग हिंदू मुस्लिम की सबकी बात करते हैं। आप देखिए कि मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़े नेता हैं, संसद में दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, और मुसलमानों के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही मुस्लिम चाहे तो उनके साथ खड़ा हो जाए, पर क्यों नहीं खड़ा होता बताएं? क्यों नहीं खड़ा होता? इसलिए- क्या मकसद है? क्योंकि मुसलमान के लिए हमेशा वो खड़े होते हैं, बोलते हैं। सांसद हो, रोड हो, सड़क हो, कहीं भी हो, ओवैसी साहब हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, कह लिया आपने। क्या अखिलेश वहां पे खड़े नजर आते हैं? सुनिए, मुसलमानों के साथ खड़े रहते होंगे, ये आपका अपना व्यक्तिगत मशवरा है। हमारा मशवरा ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ क्यों, मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि उनके साथ क्यों नहीं खड़ा। मुस्लिम देश में खुशहाली चाहता है, अमन चाहता है, प्रदेश में अमन चाहता है कि हम लोग जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं सब एक समान रहें, एक साथ रहें। अब बताएं, रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ क्यों नहीं खड़ा और अखिलेश यादव जी के साथ क्यों खड़ा हुआ है। देखिए, अखिलेश यादव जी हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मुस्लिम देखिए अमन कैसे चाहता है, चूंकि जब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो वो उनके भाषणों में कहीं ना कहीं देश को ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। कहीं ना कहीं उनके भाषण मुझे लगता है प्राची जो है प्राची प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे होते हैं, नुपुल शर्मा जैसे होते हैं। विवादित बयान, उनके बयान जो होते हैं वो विवादित बयान होते हैं। इसलिए हिंदुस्तान, इसलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। मुस्लिम जुड़ना चाहता है, जो अमन पसंद नेता है, जिसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, उनके साथ खड़ा रहना पसंद करता है, पर उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है। इसलिए कि वो जब भी बोलते हैं तो उनके कहीं ना कहीं भाषणों में नफरत होती है, और अखिलेश यादव जब भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छाई का संदेश देने का काम करते हैं। 2024 का चुनाव है, गठबंधन भी हो गया आपका, लेकिन नीतीश कुमार पहले निकल गए। बिहार के राजा नीतीश कुमार की बड़ा चेहरा माना था, और शायद पूरा चुनाव नीतीश कुमार के ऊपर तय था, गठबंधन नीतीश कुमार पे तय था। लेकिन अब आपका गठबंधन क्या करेगा? देखिए, हिंदुस्तान की जनता सब समझ चुकी है कि किसको चुनना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। ये 2024 का चुनाव बहुत दूर तो नहीं है, 2024 का चुनाव बहुत करीब है। जिसे जाना था वो चला गया। और रही बात, नीतीश कुमार जी बिहार में रहते हैं, बिहार की राजनीति क्या कहती है आप देखिए। मैं ये नहीं, देखिए जो हमारे देश में मीडिया है, जिसे देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो जो है पहले हुआ करता था कि सरकार से सवाल पूछती थी मीडिया, कि सरकार से जब पूछती थी कि देश में नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं हुआ, मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ी, इस बात पर मीडिया सवाल करती। अब मीडिया जो है हमारे हिंदुस्तान की, वो विपक्ष से सवाल करती है, सरकार के पक्ष में बोलती है। ठीक है, तो जब सोशल मीडिया का एक ज़माना आया, सोशल मीडिया में आप देखिए कि तेजस्वी यादव जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी के फैन फॉलोइंग क्यों है इतनी सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे तो हर वर्ग का आदमी रहता है, हर वर्ग का इंसान है। बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता गठबंधन के साथ है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। बिहार की जनता, चूँकि हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, ये बहुत बड़े सूबे हैं, यहाँ से देश की राजनीति तय होती है। तो उत्तर प्रदेश तो परिवर्तन चाहते ही चाहता है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, आप देखिएगा। और भारतीय जनता वो तो कहते हैं कि 400 प्लस है, 400 प्लस का दावा कर रहे हैं बीजेपी के लोग। देखिए, कहने को तो हम कुछ भी कह लें, 400 क्या 500 प्लस कर लें, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, पर जो जनता तय करेगी 400 प्लस कर रही है या 4 पर लाकर छोड़ रही है, जो जनता सर्वोपरि है। तो जनता के साथ कुछ किया नहीं, आटा दाल चना देने के अलावा नौकरी किसी के बेटे को दी नहीं है। ठीक है, जीएसटी में जनता को मारे डाल रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, लोगों की ज़मीनों पर जो है वो जो सत्ताधारी लोग हैं वो कब्जे कर रहे हैं,
और ग्राम समाज की ज़मीन हो या तालाब हो, उस पर सत्ताधारी लोग कब्जे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता जो है वो उनके दबाव में कहीं ना कहीं वो अपना जो सत्ता का जो पावर है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जनता खामोश है। अब जनता की बारी है, 2024 आ रहा है, कुछ ही महीनों में चुनाव है, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और पता चल जाएगा कि 400 प्लस हैं या 4 पे हैं। संजय जी, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि ईवीएम को लेके आपका क्या कहना है? विपक्ष जो है ईवीएम पे आवाज़ उठाता रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आवाज़ उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उसके खिलाफ हैं कि हम ईवीएम से वोटिंग नहीं करवाएंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में तो है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो एक बहुजन समाज पार्टी से एक प्रत्याशी थे। तो जिस बूथ पे वो रहते हैं उनके घर में ही जो है वो 11 वोट थे, और जब ये बोर्ड खुल रहे हैं तो वो 0/0 जा रहे हैं। तो ये ऐसे लगता है कि ईवीएम शक के दायरे में तो है। बाकी हमारे ऊपर के जो नेता हैं वो उस पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं, पूरी वार्ता कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर के नेताओं का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, उन्हीं के आधारों पर हम काम करेंगे। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से आते हैं और आपका सांसद इस बार कैसा होना चाहिए? आपका क्षेत्र का हो या बाहर का हो? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा सांसद जो भी हो वो हमारे लोगों की बात सुने। लोग मतलब हमारे समाज की, समाज मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि समाज में हर वर्गों के लोग हैं, ठीक है। उन सब की बात सुने। और यहाँ पर हमारे जो शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है, मेडिकल लाइन में कहीं ना कहीं कमी है, तो उन चीज़ों को अगर पूरा करने वाला अगर कोई सांसद आता है तो मोस्ट वेलकम, और हम लोग उनका स्वागत करेंगे और कहीं ना कहीं जो है उनको लड़ाने का काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमें पूरा विश्वास है, वो हमें जो भी हम लोगों को लिए प्रत्याशी भेजेंगे वो कहीं ना कहीं काबिल होगा। वरुण गांधी शायद 2 या 3 बार यहाँ पे सांसद रह चुके हैं जी। उन्होंने कितना विकास किया है? देखिए, वो अभी तो आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए, वरुण गांधी जी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, चूंकि उनकी नीतियों के खिलाफ हैं वो तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और हम भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो हमें तो इस समय बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, जो पूंजीपतियों के लिए जो नीति बनाई गई, उन नीतियों के अगर वो खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो हम लोगों की आवाज़ को बुलंद समर्थन देंगे उनको आप? नहीं, देखिए, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समर्थन देंगे तो हम देने को तैयार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है, वो उत्तर प्रदेश का मामला है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मामला। मान लीजिए कल के दिन वरुण गांधी का टिकट नहीं होता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोगों का क्या समर्थन देंगे? क्योंकि जनता के लिए ही वो बीजेपी छुड़ाना चाहते हैं। देखिए अफजल जी, हम जो हैं वो एक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, और पार्टी जिसको उतारेगी, अगर कहेगी वरुण गांधी जी का आप लोग सब लोग साथ दीजिए, तो हम लोग वरुण गांधी जी का साथ देंगे। पार्टी अगर जिस किसी को भी उतारेगी तो हम उसका साथ देंगे। हम अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी हम उसको लड़ाएंगे। पार्टी वरुण गांधी जी को लड़ाएगी, हम वरुण गांधी जी को लड़ाएंगे। पार्टी अगर किसी अन्य प्रत्याशी को लाती है, उसको लड़ाना होगा, हम उसको लड़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय हमारे लिए सम्मान है, हम मानते हैं। रही बात, आपने भी कहा था कि सबका साथ और सबका विकास सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए, एक मुद्दा और भी मुझे याद आ गया है, 15 लाख क्योंकि वो 15 लाख पे भी चर्चा होना काफी जरूरी थी। देखिए, दो आपके खाते में आए थे? हम बता तो रहे हैं, हम 2-3 लोग जो थे, 2-3 मुद्दे, एक 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी। तो 15 लाख रुपए तो उन्होंने बताया कि जुमला था। अच्छा, चुनाव में भी जुमला चल जाता है? आप देखिए ना, ये तो सबको ही मालूम है। ये तो मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बताया कि ये 15 लाख वाली जो बात थी ये सिर्फ जुमला था। ऐसा है ना, उन्होंने देश की जनता को ठगने का काम किया, लालच देने का काम किया। अच्छा, गरीब, जो हमारे गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, जब सोचा कि जो है काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी करने के बाद देश को लगा कि नोटबंदी कर रहे हैं जो पूंजीपति लोग हैं, जो ब्लैक मनी जो जमा कर रखी होगी,
वो जो है कहीं ना कहीं जब आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। तो पूंजीपतियों के नोट भी बदल गए। और वो हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ देश को, नुकसान के अलावा। लोगों की लाइनों में मौत हो गई, ठीक है, पता ही नहीं चला भैया कि जो है क्या फायदा हुआ। अभी 2000 का नोट छपा, मार्केट में चला, फिर से बंद कर दिया। सुना था एक चिप है उसके अंदर, नोट के अंदर सुना था एक चिप है। मीडिया उसको दर्शाती थी, मीडिया बाकायदा दर्शाती थी। नेशनल चैनल एबीपी, आज तक और इंडिया न्यूज ये बताते थे पूरा एनालिसिस करके कि इसमें यहाँ पर चिप फीड है, जिसके पास ज़्यादा नोट हों एक अलार्म होगा या एक जो भी सिस्टम हो उनका कि जो है जहाँ पर ज़्यादा नोट 2000 के इकट्ठा होंगे तो आरबीआई को मालूम चल जाएगा। तो मैं समझता बिल्कुल जो है ये सब बेकार वाली बातें थी। नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ देश को, नुकसान के अलावा। और रही बात, आप अभी सबका साथ और सबके विकास की बात कर रहे थे। मैं देखिए सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। मेरी नज़रों में जिस किसी का जो भी धर्म है और वो अपने धर्म के प्रति मोहब्बत करता है तो मैं उसका और सम्मान करता हूँ। जो अपने धर्म का वफादार होगा वो दूसरे धर्म के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। अभी आपने देखा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा जो भी हुई। तो जब ये मुद्दा एक देश में चल रहा था राम मंदिर वाला, सभी ने स्वागत किया उसका, सभी धर्मों के स्वागत लोगों क्यों ने। किया उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मस्जिद ही थी। तो वहां पर जो मुगल शासक थे जैसे बाबर थे वो तो बरी हो गए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि जो है वहां पर मंदिर था ही नहीं, मंदिर की जगह पर मस्जिद नहीं बनाई गई। पर यह सबको मालूम है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। नहीं, मंदिर वहीं पे बना है। हाँ, तो मस्जिद को तोड़कर बनाया गया ना। हाँ बिल्कुल, मगर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी, यह सुप्रीम कोर्ट कहता है। आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आस्था के आधार पर कि देश में कोई बवाल ना हो, देश में कोई बवाल ना हो, इसलिए आस्था के आधार पर। और फिर मुस्लिम समाज भी चाहता था कि एक मुद्दा है कि आस्था के आधार पर अगर दे रहे हैं फैसला, ये इनका मुद्दा तो कम से कम ख़त्म हो, देश में अमन तो पैदा हो। तो मुस्लिम ने सोचा कि चलो ठीक है कि आस्था के आधार पर अगर इन्होंने फैसला दे दिया, एक चलो हमारे देश में अमन रहे। अमन की वजह से अमन पसंद लोगों ने यानी मुसलमानों ने उस फैसले को स्वीकार किया और वहाँ पर मंदिर बना। अब आप देखिए कि चुनाव सिर पे है, वो कहीं ज्ञान वापी को तोड़ने की बात करते हैं, काशी मथुरा की बात करते हैं। अभी देखिए देश के सूबे के, एक देश का बहुत बड़ा सूबा जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं जहाँ से हम लोग निवास करते हैं, उस सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सदन के माध्यम से मुसलमानों को चेतावनी दे रहे थे। क्या बोला कि पांडवों ने और वो क्या बोला था, उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें मांगी थी, तो 3 चीज़ें ना देने पर, वो 5 चीज़ें मांगी थी तो ना देने पर महाभारत हुई थी, और हम तो सिर्फ 3 ही चीज़ें मांग रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि अगर तुम 3 चीज़ों नहीं होंगी तो महाभारत जैसा यहाँ भी हम कर देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम हो रहा है, धमकाने का काम हो रहा है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमान डरने वाला नहीं है, मुसलमान डरेगा नहीं। अगर आप गलत करोगे तो आपका विरोध करेगा, आप सही करोगे तो आपके कहीं ना कहीं साथ खड़ा होगा। पर अभी जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, अभी देखो हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, हमारे मदरसों को गिराया जा रहा है, मजारात को अतिक्रमण बताया जा रहा है, अतिक्रमण है वो। अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ। देखिए जब सबका साथ और सबके विकास की जब बात हो रही है ना, आप अभी बोले कि सबका साथ और सबके विकास की बात पर क्या करना, तो मैं बताना चाहता हूँ अभी अतिक्रमण के नाम पर मजार को, अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद को, अतिक्रमण के नाम पर मदरसों को हटाया जो जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, ये फला जगह बना हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूँ अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आपने शपथ ली थी कि सब धर्मों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, आपने शपथ ली, पर वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा आपने शपथ ली थी। प्राण प्रतिष्ठा हुई, उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी बसें थी सब फ्री थी,
बताइए आप बिल्कुल, थिंक, बिल्कुल, सब फ्री, कोई किराया नहीं था। ठीक, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी सब हैं। हमारे यहाँ पूरनपुर, या पूरनपुर नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो सचिवालय हैं, जो मनरेगा भवन हैं, उनको सजाया गया। उनको सजाया गया। किससे सजाया गया? किसी ने व्यक्तिगत नहीं सजाया, सब सरकार के पैसे से सजा। आपके आपकी पार्टी ने आवाज़ उठाया?